Okay, so dear students, it's our lecture number 2, in which we define the basic contents of our ACH 507's main title is analytical process. How can we define analytical process? So there is 5 phases to basically discuss analytical process. The one phase, the first start of the process is define the problem. ठीक है, हम प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं. बेसिकली दिस वन इज द फर्स्ट बेसिक फेज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें फर्स्ट है व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम जो है वो है क्या. उसके बाद जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है तो नेक्स्ट आपके पास है आपने जो है उसमें करना कौन सी चीज़ें करनी है. उसमें वेदर आप क्वांटिटेटिव करनी है या फिर आप उसमें टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव इन्वॉल्व होंगे. ये दोनों आपके पास ऐसे टेस्ट हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे. व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन बी यूज फॉर, कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं. कहाँ से, विद फ्रॉम योर क्लाइंट और फ्रॉम प्रीवियस आपके पास जो SOPs हैं डिवेल्प किए हुए हैं या आपके पास जो भी मेथड अवेलेबल है. व्हाट इट विल बी नीडेड, और कौन सी चीज़ें जो आपको रिक्वायर होंगी. हाउ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डज इट टू बी, कि उसे कितनी एक्यूरेसी और प्रिसीजन चाहिए या आपके पास गुंजाइश कितनी है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की. व्हाट इज द बजट, उसका बजट कितना है. एनालिस्ट एंड क्लाइंट जो है बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे हम डिफाइन करते हैं, ये सारे फैक्टर हैं कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है. तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन एनालिस्ट या उसको आप कह सकते हैं केमिस्ट एंड क्लाइंट. तो अब क्लाइंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है. क्लाइंट में बी फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट आ सकता है, या क्लाइंट में बी फ्रॉम किसी भी एजेंसी के साथ वो टेस्ट करवाने के लिए आपके पास आ सकता है, या इवन अगर आपके घर में से कोई आपके पास जो है किसी भी चीज़ को टेस्ट करवाने के लिए आपके पास जो है वो कांटेक्ट कर सकता है. तो एवरी क्लाइंट जो है या एवरी जो आपके पास जो आता है आपका जो आप उसको कह सकते हैं जो कस्टमर है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे और डिफरेंट उसकी डिमांड्स होंगी. तो इट्स केमिस्ट की ड्यूटी है कि उन डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंबाइन करे और देखे कि मेरे पास कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसे कौन सी चाहिए. फॉर एग्जांपल वो कोई भी वाटर का सैंपल जो है कोई भी चीज़ कैन में आपके टेबल के ऊपर रख देता है कि मुझे बताओ व्हाट इज़ दिस. अब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डिफरेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड हैं और कौन सी चीज़ ये हो सकती है बाय जजिंग देयर कलर, स्मेल और समथिंग एल्स. कोई भी जो एसिड है या बेस है, या फिर वो कहता है कि ये बताएं कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो फिर क्या है कि एज एनालिटिकल केमिस्ट 85 एलिमेंट्स हैं या आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको उसका बजट बताएं कि एक एलिमेंट जो है उसके टेस्ट के जो है 1200 रुपया है या 1800 रुपया है, तो 85 इंटू 1800 ये बजट होगा. तो ये आपका जो है इसमें कॉस्ट आएगी. ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक, या फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमने जस्ट इसमें कैल्शियम करवानी है, हमने इसमें फास्फोरस देखनी है, या ये वाला जो है एक एसिड है तो इसकी टेस्ट करें. तो इन्फॉर्मेशन जो है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास है. उसके बाद फिर उसकी आपने जो है फर्दर उसमें चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड हैं, बजट उसका कितना है. तो फिर लाइक दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है कि जैसे अक्सर आप देखते हैं कि ये परफ्यूम जो है बॉस का परफ्यूम बड़ा फेमस है, या कोई कोल्ड क्रीम जैसे फेयर एंड लवली कोल्ड क्रीम है, इसका ये काफ़ी फेमस है. तो क्यों ना मैं भी ये क्रीम जो है बना के तो उसको सेल आउट करूँ, तो उसकी कंपोजिशन जो है वो नो कर लूँ. तो उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग मीन्स कि आप बैक से जाते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें डाले हैं. तो जब उसको पता चलता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की कॉस्ट जो है वो कितनी ज़्यादा है, तो मे भी उसे दोबारा से थिंक अबाउट करना पड़े अपने डिसीजन के ऊपर कि इसकी कॉस्ट तो मेरे जो है ना दूसरे से भी ज़्यादा है. और तब भी जो है डिफरेंट कंपनीज उसमें कुछ ऐसे हिडन केमिकल्स डालते हैं जो कि हिंडर्ड करती है उसकी कंपोजिशन जो है नोट करने के लिए. अदरवाइज उसको सीक्रेट रखते हैं अपने कंपोजिशन को कोई भी जो है
कि जैसे बॉस का है परफ्यूम है या कोई भी परफ्यूम है कि उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, तो आप वो रिवर्स करें लेकिन फिर भी आप उसकी कंपोजिशन एग्जैक्टली नोट नहीं कर सकते हैं, या आपके बहुत ही पर्टिकुलर किस्म के उसमें टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा फर्स्ट प्रोसेस है कि आपने जो है प्रॉब्लम को समझना है, और फिर आपने जो है नेक्स्ट जो आपने क्या करना है कि सिलेक्ट का मेथड। सेकंड जो है सिलेक्ट मेथड में कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास है सैंपल टाइप है, साइज ऑफ सैंपल है, सैंपल प्रेपरेशन है, कंसंट्रेशन और रेंज, selectivity needed, accuracy and precision, tools, instrumentation, cost, speed, ऑटोमेटेड है या मेथड अवेलेबल है, स्टैंडर्ड मेथड्स। तो उसमें बेसिकली हमारे पास ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेफ, ओके, हम कहते हैं कि ये चीज़ सेफ है, हम इस तरह नहीं कह सकते हैं। या कोई भी आपको कंपाउंड आपके पास आए तो आप उसको कह दें कि इसकी कंसंट्रेशन लाइक कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड है, लाइक अगर आप हैवी मेटल हैं तो मरकरी जो है इसमें ये मरकरी का लेवल जो है वो 0 है, तो वी कैन एनालिटिकल केमिस्ट जो है उसको 0 कंसंट्रेशन या सेफ नहीं लिख सकता, वेदर वो ये लिख सकता है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है जो हमारा मेथड है उसके लिहाज से बिलो डिटेक्शन लिमिट है। डिटेक्शन लिमिट का फिर हम नेक्स्ट जिक्र करेंगे, लाइक इसकी रेंज हम दे सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन इस रेंज से लेके इस रेंज तक है, ना कि हम उसे ये बताएं कि इसकी ये आपके लिए सेफ है या नहीं। सेफ होने का या बाकी चीज़ों का वो क्लाइंट खुद जो है वो जायजा ले। जैसे आप कंसंट्रेशन देखते हैं किसी भी जो है, तो लाइक अगर आपके पास आजकल अगर आपने हेपेटाइटिस की कंसंट्रेशन है तो उसमें एनालाइजर वगैरह करवाते हैं तो वो लिखते हैं बिलो डिटेक्शन लिमिट्स, वो ये नहीं लिखते हैं कि ये 0 है। बिलो डिटेक्शन लिमिट्स की जो लिमिट है उससे बिलो आपके रिजल्ट आए हैं, वो ये नहीं लिखते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन 0 है और आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो ये फैसला जो है या डॉक्टर्स करते हैं या मरीज जो है वो खुद करता है, ठीक है। तो फर्स्ट उसके बाद फिर सैंपल जो है उसकी टाइप क्या है ये भी पता होना चाहिए, सैंपल को चूज कैसे करना है, वेदर वो सैंपल गैस का है, लिक्विड का है या सॉलिड सैंपल है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, फिर उसकी रेंज जो है सैंपल को प्रिपेयर कैसे करना है, वो पोलर सॉल्वेंट है जो आपका टारगेट कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। ये चीज़ आपने डिसाइड है, एनालिटिकल केमिस्ट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें जो है उसकी एक्सट्रैक्शन जो है उसके लिए पोलर सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए या फिर नॉन पोलर यूज़ करना चाहिए। उसकी रेंज क्या हो सकती है, लाइक हैवी मेटल्स की हैं तो ये कैसे पता चलेगा प्रीवियस लिटरेचर की कितनी कंसंट्रेशन आपने जो स्टैंडर्ड कर्व बनानी है। स्टैंडर्ड कर्व मींस क्या है कि इट्स इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसको स्टैंडर्ड कर्व कहते हैं। उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशंस भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कि सैंपल टारगेट कंपाउंड किस रेंज तक हो सकता है। रेंज मींस कि उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसके दरमियान आपने स्टैंडर्ड कर्व बनानी होती है, तो फिर वो अच्छी कंसंट्रेशन जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टिविटी नीडेड कि आपने इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा करना है, क्रोमेटोग्राफी कौन सी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये आपने मेरा पिछला जो कोर्स है फंडामेंटल्स का उसमें पढ़ा होगा एक्यूरेसी प्रिसीजन, लेकिन हम एक मतलब फिर इसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट फेज के ऊपर कि हाउ कैन वी डिफाइन, बहुत छोटे से वर्ड हैं। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें कौन सी हैं वो भी जैसे मैंने इसमें बताया है कि आपने सिलेक्ट करनी है मेथड की कौन सा मेथड है। कॉस्ट का क्या है, जैसे कि अगर वो कहता है कि इसमें बताएं कौन सा एलिमेंट है, फर्दर ये कि उनको आप बताएं कि एक एलिमेंट की कॉस्ट जो है 1200 है या फिर एक एलिमेंट की कॉस्ट जो है हमारे पास 1400 है, तो 85 करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1800 या 2000 से। तो इट्स अ मोस्ट उसे ये होगा कि वो बताए कि कौन से एलिमेंट्स वो चाहता है कि इसमें देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, क्लाइंट की नीड्स। तो उससे एक तो बजट भी उसका पता चल जाएगा कितना बेड है, अगर फिर भी वो सारे चाहते हैं तो आप उसको कैलकुलेशन करके बताएं कि ये चीज़ है, स्पीड कितनी है, कितने सैंपल करवाना चाहता है और आपके पास टाइम शेड्यूल कितना देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट कितने दिन में प्रिपेयर करके देनी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ऑटोमेटेड, तो ये ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि आप एक मतलब सैंपल सारे बना के कोई भी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है वहाँ पर आप रख दें और उसकी ट्रे में आप उसको फिट कर दें, उसकी नंबरिंग आप जो है वो सॉफ्टवेयर में पुट कर दें, तो सैंपल ऑटोमेटिकली जो है खुद ब खुद उसके एनालिसिस होते जाएंगे और फिर रिजल्ट उसकी जो है ना वो आ जाएंगे। आपको 1 by 1 करके उसको इंजेक्ट जो है HPLC है या LCMS में इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा।
उसके बाद जो मेथड अवेलेबल है, मेथड अवेलेबल का मतलब ये क्या है कि जो आपने चीज डिटरमिन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने हैवी मेटल देखनी है वाटर में से, ठीक है, तो उसके लिए मेथड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो हैं या उसकी एब्स्ट्रैक्ट बुक्स जो हैं वो देखनी पड़ेगी, या फिर ऐसा प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा जिसको आप फॉलो करें कि इसमें उन्होंने उसका मेथड क्या है, सैंपल कैसे बनाया था, कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, कंडीशन कौन सी यूज़ की है, इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा यूज़ किया है, और आपको उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इन यूजिंग योर ओन लैब कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड मीन्स कि जो मेथड आपके पास जो मोस्टली अवेलेबल हैं, एओईसी के मेथड हैं, या फिर जो कि वर्ल्ड वाइड जो हैं मेथड्स नोन हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ सम टारगेट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेसिक 2 स्टेप्स हैं। लेक्चर नंबर 2 इस दोनों को कवर करता है। नेक्स्ट 2 या 3 प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।